तो मिस्ड अबॉर्शन था क्योंकि थ्रेटन ही था और 3-4 दिन के लिए मैं एडमिट थी हॉस्पिटल। किस्मत में नहीं था तो फिर उस चीज़ का रोना क्या ही रो मैं। 5 सेंटीमीटर की हो गई और एक 2.5 सेंटीमीटर की हो गई कि मतलब मेरे ही केस में बढ़ना था, इसको नहीं बढ़ा रहता तो मैं सब कुछ सही सही चलता ना। बोला कि मैं सर मुझे जल्दी से बेहोश करे, जल्दी बेहोश करे। कह रहा 2 मिनट रुको, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा टाइम लो। वो मजे लिए जा रहे हैं, मेरी तो वाट लगी पड़ी थी थे तो उनको निकालना मुश्किल था। तो डॉक्टर ने बोला कि जो सबसे छोटे उसको नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसको छेड़ने का मतलब है आपके कोई भी एक नस कट गई तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो फिर मैं आप लोग से दिखा सकूंगी और बातें कर सकूंगी कि एक्चुअली कैसी सारी चीज़ हुई थी। बट मर था, यहाँ पे देख लेना कितना कट था, थोड़ा थोड़ा ही कट था बट वो मेरे लिए लगता था पूरी अतड़ियाँ मेरी बाहर आ जाएंगी। गाइस यही वो इंसान है जो इतना हॉस्पिटल मेरे ओटी के सामने मतलब बाहर खड़ा होके इंतजार करा, जिसको ब्लड से हर चीज़ से इतनी प्रॉब्लम रहती है, कीमा फिर भी दिखाया था उसने अकेले मुझे। खड़े होके 1 घंटा इस लड़के ने वेट किया कि कैसे हॉस्पिटल मतलब मैनेज सब कुछ हो रहा है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया व्लॉग्स अपलोड किए और मैंने सोचे थे कि आप लोग के साथ अपनी फाइब्रॉइड सर्जरी का पूरा एक इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करूँगी, बट नहीं कर पाई थी। मतलब घर में बहुत सारी चीज़ अभी ऐसी हैं जो मैं वीडियोस नहीं बनाने को मन करता है, मतलब मेरा मन ही नहीं होता है आजकल। इतना ज़्यादा मुझे ऐसे रहता है ना कि वीडियोस वगैरह बनाने को मन नहीं होता मुझे ऐसे, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। बहुत पता है इस वजह से ना बहुत सारे रूमर्स ऐसे फैलते जा रहे हैं ना मेरे, मतलब समझ। और जब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किए थे ना फाइब्रॉइड सर्जरी का, तो उसके बाद 2-3 मैंने डेली व्लॉग्स अपलोड किए थे बट मज़ा नहीं आया मुझे। तो मैंने सोचा डेली व्लॉग्स नहीं अपलोड करूँगी क्योंकि आप लोग को भी इंटरेस्ट नहीं आता डेली व्लॉग में। तो अपना पर्सनल जो भी मेरे साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हुई हैं वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी फाइब्रॉइड सर्जरी कैसे हुई, क्या क्या प्रोसीजर थे, तो सारा कुछ डिटेल में आप लोग को इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करूँगी। जो लोग भी नए आए हैं तो उनको जाहिर सी बात है इस टाइटल के साथ तभी आप आए हैं कि या तो आपको सर्जरी करानी होगी या तो आपने करवाई होगी या कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जाननी होगी, तभी आप यहाँ पे आए हैं। तो जितनी कोशिश होगी मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था, फाइब्रॉइड सर्जरी कैसे मैंने करवाई थी, कैसे कैसे सारी चीज़ें हुई थी। तो वो सारा कुछ जानने के लिए पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि सारी चीज़ें कैसे कैसे मेरे साथ हुई थी। सो गाइस सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेरा जो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में उसके लगा दे रही हूँ थंबनेल की। तो आप वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले वो वीडियो देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बता रही हूँ। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ अच्छे समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को, बट मेरे साथ जो फाइब्रॉइड हुई थी ना तो उसके बारे में आधी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ रखी हुई है, आधी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रही हूँ मैं आप लोगों को जो मिसकैरेज हुआ था, मतलब मिस्ड अबॉर्शन ही उसको कह लो। मिस्ड अबॉर्शन मतलब जो भी मेंशन था उस पर पेपर पे, तो मिस्ड अबॉर्शन था क्योंकि थ्रेटन ही था और 3-4 दिन के लिए मैं एडमिट थी हॉस्पिटल में और 3-4 दिन तक डॉक्टर लगी रही कि किसी तरीके से एटलीस्ट एक बेबी को हम बचा लें, बट नहीं बच पाया वो। किस्मत में नहीं था तो फिर उस चीज़ का रोना क्या ही रो मैं। तो उस चीज़ को मैं भूल चुकी, पास्ट था, पास्ट को मैं भुला दिया है, प्रेजेंट में जी रहे हैं, फ्यूचर का देखना है। तो अभी मैं पास्ट की बातें कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बट हाँ तकलीफ़ तो होती ही है कि आपके सामने आपके बहुत सारी चीज़ें, क्या ही मैं इस वीडियो में ज़्यादा इमोशनल बातें नहीं करना चाह रही हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो सारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया और उसके बाद से प्रॉपर एक अबॉर्शन का जो प्रोसीजर होता है तो वो मैडम ने बोला कि वो प्रोसीजर करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो विदाउट एनेस्थीसिया और शायद उसमें लोकल एनेस्थीसिया यूज़ होता है, बट आप बेहोश नहीं, प्रॉपर बेहोश नहीं रहते हो, आपको थोड़ा बहुत होश रहता है बट थोड़ा बहुत पेन होगा आपको। और एक होता है कि प्रॉपर एनेस्थीसिया। तो प्रॉपर एनेस्थीसिया में क्या होता है कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके साथ पूरा प्रोसीजर कैसे स्मूथली हो जाता है और आप जब मतलब होश में आओगे तब तक सारे काम कंप्लीट हो चुके रहेंगे, तो इससे ज़्यादा पेन नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब ऑलरेडी इतने दिनों से पेन सह रही थी और 3-4 दिन तो इसके लिए बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टाइम था। इतना पेन तो इसने ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं किया जितना इसने इस टाइम बर्दाश्त किया है। तो आप ऐसा कोई भी प्रोसीजर मत करना जिसमें इसको पेन हो। तो उन्होंने ये बोला कि पूरा जो एनेस्थीसिया वैसा वाला होता है जिसमें बिल्कुल पता ना चले वो आप प्रोसीजर करो। तो डॉक्टर ने एनेस्थीसिया वाला प्रोसीजर कि शायद वो 10 to 15,000 का कुछ होता है प्रोसीजर पूरा, तो उसमें आपको पता नहीं चलता है।
तो वो सारा कुछ हो गया था। उसके बाद फॉलोअप के लिए डॉक्टर ने बुलाया था हफ्ते भर के बाद, और उसमें सब कुछ सही था। फिर मैं लखनऊ चली गई थी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताई हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ जिससे कि अच्छे से क्लियर आपको समझ में आ जाए। तो मैं लखनऊ चली गई थी। लखनऊ इसलिए गई थी क्योंकि फिर दीदी ने बोला कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा माइंड, और मतलब जो सारी चीज़ें होती है ना कि आप एक जगह पे ये सारा कुछ हुआ रहता है आपके साथ ना, तो दिमाग से नहीं निकलेगा। और फिर मुझे आगे भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी थी, तो अब मम्मी भी मेरी आई हुई थी, तो मम्मी को भी पहुंचाना था, तो फिर इसलिए हम लखनऊ चले गए थे। लखनऊ चली गई, वहाँ पे गई तो कुछ दिन के बाद अचानक से फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और हैवी क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई थी। मतलब मैं घूमती फिरती थी, लोगों को लगता था मैं तो एकदम फ्री फंड घूम रही हूँ, बिल्कुल आज़ाद पंछी के तरीके से, मेरे साथ क्या ही कुछ हुआ है। बट मेरा ये है ना कि मैं सोशल मीडिया पे अभी तक कोई भी ऐसी अपनी वीडियो नहीं शेयर करती हूँ जिससे कि मेरी ज़िंदगी के बुरे टाइम का चीज़ें आपको देखने को मिले। सिर्फ अच्छी चीज़ें ही मैंने दिखाई है, सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स दिखाए हैं, कुछ घर की अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, बट कभी भी अपने दुख का रोना नहीं रोया है। तो उस टाइम भी मेरा सीन था, तो मैंने कहीं नहीं डाला। तो लोगों को यही लगता था कि मैं तो एकदम आज़ाद पंछी तरीके से घूम रही हूँ, ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं तो बस नाटक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब लोग यही लगता था कि इसके साथ इतना बड़ा प्रोसीजर अगर हुआ है, तो इतनी बड़ी चीज़ें हुई हैं, मतलब मिस हैपनिंग हुई है, तो इतना घूम कैसे रही। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगा सकती हूँ कि मैं प्रॉपर घूम रही थी। क्यों किसी के घर गए हैं तो वहाँ पे जाके यही सब चीज़ें क्यों ही रोना है उस चीज़ को? क्या हम उस चीज़ को वापस ला सकते थे? नहीं ला सकते थे। तो मैं कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, तो मैं इतना नहीं डीप में सोचती कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हो गया, इतना नहीं सोचती मैं। जो होना था हो गया, मेरे किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, फिर मैं उस चीज़ का क्या ही रोऊँ। तो मैं लखनऊ चली गई। फिर वहाँ पे ब्लीडिंग बंद हो ही नहीं रही थी, मैं घूमती फिरती थी, और दिन भर में 3 से 4 पैड यूज़ करना पड़ता था क्योंकि हैवी क्लॉटिंग होती थी। फिर डॉक्टर को मैंने पूछा, तो डॉक्टर ने बोला कि शायद कोई पार्ट्स रह गया छोटा मोटा, जिस वजह से आपको ये ब्लीडिंग हो रही है, बट वो स्कैन में ही दिखेगा। तो फिर उसके बाद से मैंने नर्स को बोला कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ है, मैं लखनऊ आई हूँ। तो नर्स ने बोला तक आप देख लो, अगर वेट कर लो 10 दिन, अगर रुक जाता है ब्लीडिंग तो फिर कोई बात नहीं, नहीं रुकता है तो फिर आप मैम को दिखा लेना। फिर मैं वहाँ से आई दिखाने के लिए, और जैसे ही आई यहाँ पे दिल्ली जैसे पहुँची, अगले दिन से ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। फिर अब क्या करूँ? फिर डॉक्टर को मैंने बोला कि ब्लीडिंग तो स्टॉप हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला कि एक छोटा सा पीस था, वो रह गया था। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग मेडिसिन से अबॉर्शन वगैरह कराते हैं, उससे भी उतना ही तकलीफ हुई, और नॉर्मल जो प्रोसीजर के साथ अबॉर्शन हुई उसकी भी तकलीफ उतनी ही थी। तो आप समझ सकते हो कि जैसे जो एक मेडिसिन देते हैं खाने के लिए, उससे इंसान को ब्लीडिंग होती है, अबॉर्शन कम्प्लीटली हो जाता है, तो उसमें हमें डाउट होता है कि थोड़े बहुत पीसेस रह सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि प्रोसीजर में भी ये चीज़ें हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि छोटा सा पीस है और उसकी वजह से आपको ये ब्लीडिंग हो रही है, और अगर ये बंद हो गई तो ठीक है, लेकिन जब हम आपका सर्जरी करेंगे, क्योंकि सर्जरी उसके 1 डेढ़ महीने के बाद ही हमें प्लान करना था, क्योंकि उस टाइम नितिन का ऑन साइड का कुछ चल रहा था, तो वहाँ पे फॉरेन के इनका पूरा वीज़ा का सारा कुछ प्रोसीजर हो रखा था, मेल वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। तो हमारे ये सीन था कि सर्जरी कराने के बाद से हम चले जाएंगे। खैर वो तो हुआ नहीं, क्योंकि सर्जरी भी ऐसी चीज़ें हो गई ना, वो सारा कुछ मैं आपको बताती जा रही हूँ स्टेप वाइज, तो ध्यान से सुनते रहिएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो फिर क्या सर्जरी होगी तो उस टाइम आपको हम एक हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, जिससे कि ये भी पता चल जाएगा कि अगर अंदर कोई मतलब पॉलिप्स वगैरह होता है, तो वो सारा कुछ अगर हुआ तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। क्योंकि अलग से अगर मैं हिस्ट्रोस्कोपी कराने जाती तो पेनफुल होता, और एनेस्थीसिया कराती तो महंगा ही पड़ता। तो डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया, और मेरे पास कोई ऑप्शन तो था नहीं सजेशन मानने के। तो ठीक है, मैंने ओके बोल दिया कि ठीक है, आपको लेप्रोस्कोपी के साथ हिस्ट्रोस्कोपी भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा। तो क्योंकि मैं सब कुछ श्योर होना चाहती थी कि अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए था मुझे आगे इन फ्यूचर, जब भी मैं प्लान करूँ तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए थे। तो इस वजह से वो सारा कुछ मैंने वापस लखनऊ से आई थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि अब एक डेट फिक्स कर लेते हैं और उसमें आपका सर्जरी प्लान कर लेते हैं। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि मतलब कितने टाइम में रिकवर कर जाऊंगी, क्योंकि हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है, तो हम उस अकॉर्डिंग ही अपने आप को मतलब अपनी सर्जरी कराएंगे, क्योंकि सर्जरी भी ज़रूरी थी, क्योंकि अगर हम बाहर चले जाते तो सर्जरी भी नहीं करा सकते थे, क्योंकि वहाँ की सर्जरी यहाँ की सर्जरी में तो अंतर है ही ना।
तो यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया मतलब देखा है तो इंडिया ठीक है यार, मुझे लगता है पर्सनली, मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है इंडिया सही है, बहुत बेटर है। तो मेरा बाहर में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि अपनी सर्जरी कराने के बाद से ही हम मतलब कंपनी को अप्रूवल देंगे। उसके बाद से डॉक्टर ने बोला था आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 महीना लगेगा, आप रिकवर कर जाओगे, क्योंकि लैप्रोस्कोपी 3 कट लगता है और उसके बाद सर्जरी मतलब अच्छे से हो जाती है। तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही मतलब लेप्रोस्कोपी की जो सर्जरी होती है ओपन सर्जरी से बेटर होती है। ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता है, बट ब्लड लॉस तो होएगा, बट इतना नहीं होता है जितनी ओपन सर्जरी का खतरा रहता है। तो और ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्ज भी बहुत अच्छे खासे होते हैं। गवर्नमेंट भी थोड़ा कम होता है, बट प्राइवेट में चार्ज ज़्यादा होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कराना है तो है ही, कैसे भी करके कराना है। तो फिर हमने मतलब डॉक्टर ने ये बोला कि आप 1.5 से 2 महीने में रिकवर कर जाओगे आराम से, उसके बाद आप फ्लाई कर सकते हो अगर बाहर जाना हुआ तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम फैब में हमने प्लान किया, 13 फरवरी को मैंने अपना हाँ, तो सर्जरी से पहले डॉक्टर आपके कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, और वो ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड टेस्ट क्या बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे लगा दूँगी, नहीं तो मैं आपको ओरली बता सकती हूँ कि कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर ने बोले थे। तो डॉक्टर ने उसमें एक था हेपेटाइटिस बी, SCV, ब्लड ग्रुप, RS टाइपिंग, उसका CBC, ECG, ग्लूकोज, HbAg जो भी है, HIV, KFT, LFT, PT, PITK, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशंस सॉरी मिस्टेक हो गई, एक्सरे, चेस्ट। तो ये सारा कुछ डॉक्टर ने सर्जरी से पहले ये सारे मेरे ब्लड टेस्ट कराए थे, क्योंकि डॉक्टर को भी श्योर होना पड़ता है कि आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, सारा कुछ डॉक्टर श्योर होना चाहती है। तो ये सारे टेस्ट मैंने सेम हॉस्पिटल में ही करवाए थे। तो इसी चीज़ में मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे कराना था, और पूरा ये कपड़े ऐसे निकाल के ऐसे हाँ लगा के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था वो चीज़ कराना। बट कोई नहीं, वहाँ पे लेडीज़ रहती हैं तो लेडीज़ सब सेट कर देती हैं, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें पूरे आपके ऊपर के कपड़े ऐसे उतार के ऐसे सब जगह पे क्या बोलते हैं उसको, जो भी पॉइंट्स लगाने की होती है। मेडिकल लैंग्वेज का मुझे नहीं नॉलेज है, जितना मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो वो सब कुछ होता है, एक्सरे सबको पता ही है, बाकी ब्लड टेस्ट सबको पता ही है, यूरिन का पता ही है। तो ये सारा कुछ टेस्ट आपको करवाया जाता है सर्जरी से पहले, श्योर होने के लिए कि आपके साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। मेरे साथ थी एक चीज़, BP की प्रॉब्लम, जो मेरे सर्जरी में काफ़ी टाइम तक BP मेरी डाउन हुई ही नहीं थी। सो गाइज मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो जाती है ना, तो बुरी चीज़ों को जल्दी हम याद नहीं रखते हैं, बट आप लोग के लिए याद करके मुझे बताना पड़ेगा रियलिस्टिक चीज़ें। तो मतलब थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज की तरफ मत जाना, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद ही इतने हौच पौच हो गई हूँ ना कि इतनी सारी चीज़ें, फाइल्स इतनी सारी है ना, इसमें मैं बता नहीं सकती, सारा बिगाड़ दिया मैंने इसमें। यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम नहीं बताऊंगी अभी फ़िलहाल, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज़ अभी नहीं बताऊंगी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ, जो भी हॉस्पिटल था बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था। अगर आपको लगा कि आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं बता दूंगी आपको, बट ऐसे नहीं बता सकते ना किसी भी हॉस्पिटल के बारे में बिना किसी के कंसेंट के। वैसे तो डॉक्टर ने खुद ही मुझे अपना मेरा जो वीडियोस वगैरह था सर्जरी का वो सुना नहीं सकती ऐसे सोशल मीडिया पे आके। तो हाँ, मैं बताती हूँ कि जब मेरी सर्जरी हुई तो सबसे पहले ये सब चीज़ मैं फिर फाइल की चीज़ें साइड में रख देती हूँ। मेरी सर्जरी क्या हुई थी, बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें थी। तो मेरी सबसे पहले तो सारे ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने करा लिए, और ECG वगैरह हो गया, एक्सरे हो गए, अल्ट्रा स्कैन तो हुआ ही था, डॉक्टर ने करा ही था कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेरा जो फाइब्रॉइड था ना, ये यूट्रस के अंदर में नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक इमेज मैं दिखा देती हूँ। तो जो मेरा फाइब्रॉइड था वो यूट्रस के जस्ट बाहर में था और साइड में था, ट्यूब के जस्ट बगल में था। तो डॉक्टर की एक ही चीज़ का डर था कि मेरी सर्जरी अगर हुई तो कहीं ना कहीं ट्यूब खराब होने के चांसेस हैं। बट थैंक गॉड एंड थैंक्स टू डॉक्टर कि जिनकी वजह से मेरी किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं पहुंचा था, सारे ऑर्गन सही थे। मुझे बस एक ही चीज़ का बार बार डर लग रहा था कि मेरा अगर ये ट्यूब खराब कर दिया फिर तो मैं आगे मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हूँ कि मैं कुछ सोच भी नहीं सकती। तो डॉक्टर ने बोला था कि
भरोसा करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं और डॉक्टर ने सर्जरी नहीं करी थी। होता है, हॉस्पिटल रहता है, डॉक्टर आपके सामने अवेलेबल होती है, बट वो सर्जन आते हैं। सर्जन भी जो थे ना, उनका नाम ऐसा था कि शिव जी का नाम था। तो लगा कि भैया भोलेनाथ खुद ही आए हैं मेरी रक्षा करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा, मतलब होता नहीं कि आपको एक हिंट मिलती रहती है चीज़ों को। जैसे मैं उनका नाम सुनी, उनका अच्छा शिव जी खुद ही मेरा। सो गाइज, मैं आप लोग को ये बता दूं कि जब मेरा प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हुआ, लाइक मिसकैरेज जो भी हुआ, तो उस टाइम मेरी जो फाइब्रॉइड थी ना, वो 3 सेंटीमीटर से सीधे 10 सेंटीमीटर पे पहुंच गई थी। और उसके जस्ट 1 मंथ के बाद ही मतलब 1 मंथ, हाँ 1 मंथ के बाद जब मेरा दोबारा से डॉक्टर ने स्कैन किया, तो वो सर्जरी वापस, सॉरी सर्जरी 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 कितना बोलूँगी सर्जरी, तो वो फाइब्रॉइड वापस से आके मतलब 5 सेंटीमीटर से, एक तो 5 सेंटीमीटर की हो गई और एक 2.5 सेंटीमीटर की हो गई। मतलब इतना ज़्यादा गैप आ गया, मतलब श्रिंक हो गई। तो मैंने बोला मैम को कि मैम इतनी जल्दी रैपिडली ये कैसे बढ़ गया। तो उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो ये बहुत ही रैपिडली ग्रो कर जाते हैं क्योंकि इनको वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनसे ये ग्रो करते हैं। तो प्रेगनेंसी में 2 ही चीज़ें हैं, या तो ग्रो कर जाते हैं या तो श्रिंक कर जाते हैं। तो आपके केस में ये ग्रो कर गया, जो कि 2% केसेस में ऐसा होता है। तो मैंने कहा भाई ये भी मेरे नसीब में आना था क्या, कि मतलब मेरे ही केस में बढ़ना था, इसको नहीं बढ़ा रहता तो मेरा सब कुछ सही सही चलता ना। बट वो 10 सेंटीमीटर पहुंच गया था और 1 महीने बाद सीधे वो 5 सेंटीमीटर पे वापस आ गया। बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वो चीज़ करनी ही करनी है, नहीं हाउ करनी है, सर्जरी प्लान करनी है। कुछ लोगों ने बोला था कि फाइब्रॉइड अगर बॉडी में कहीं रहता है तो आप ये खा लो, इससे सही हो जाएगा, आयुर्वेदिक चीज़ें करा लो। बट मेरा किसी चीज़ में, क्योंकि सारी चीज़ें थी ना एकदम स्लोली 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 चलती, बट मुझे इतना नहीं करना था स्लोली स्लोली स्लोली, क्योंकि मैं इन सब झमेलों से निकलना चाह रही थी कि फटाफट सर्जरी हो, सब कुछ चीज़ें क्लोजर देना चाहती थी। मैं इसी में ज़िंदगी अपनी ख़राब नहीं करना चाहती थी कि उस डॉक्टर के पीछे मैं जाऊं। तो ये सब कुछ मुझे नहीं करना था। अब शुरुआत करते हैं सर्जरी वाले दिन की। तो जी हाँ, हमारी एक डेट फिक्स हो जाती है और वो पीरियड के 10 दिन पहले या 8 दिन पहले ही मतलब होता है। मिड वाला जो साइकिल होता है ना, उसके उस टाइम में ही होता है, लाइक ओवुलेशन के बाद वाली उसमें, ओवुलेशन के बाद और पीरियड से पहले, जो नेक्स्ट पीरियड आने वाला उसके पहले ये सर्जरी होती है। तो सर्जरी के लिए हमें डेट हमने फिक्स कर लिया था। एक सेकेंड, हमारा ये था कि जो भी डेट पड़ रही थी वो 21 फरवरी का डेट पड़ रहा था। 21 फरवरी का डेट हमने फिक्स कर लिया। 20 तारीख को हम एडमिट होने के लिए रात में ही चले गए थे। तो रात डॉक्टर ने हमें एक शैशे दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ओरिजिनल वीडियो मैं डाल दूंगी, वॉइस ओवर कर दूंगी क्या क्या चीज़ें थी। तो उन्होंने एक शैशे दिया था। शैशे ऐसा था कि मतलब समझ लो इतना गंदा टेस्ट था ना, इतना गंदा टेस्ट कि अब बता नहीं सकती मैं आप लोग को। बहुत ही गंदा, मतलब इतनी सारी चीज़ें अगर मैंने पी होंगी ना, उसमें सबसे गंदा जो टेस्ट होता है वही था। वो शैशे उन्होंने दिया था पीने के लिए कि रात में 9 बजे उन्होंने बुलाया था एडमिट होने के लिए, तो उससे पहले मुझे फिनिश करके जाना था। उससे क्या होता कि उसको 1 लीटर पानी में पूरा पैकेट डाल के आपको पीना था। उससे क्या था, आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में सर्जरी होनी थी मेरी। तो डॉक्टर ने बोला कुछ खाना पीना नहीं है और आपको 6-7 बजे के बाद से इसको पीना शुरू करना, फिनिश कर लेना, और उसके बाद से आपको कुछ खाना नहीं है। खाना क्या, हल्का फुल्का अगर आप चाय वे ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप हैवी खाना खा रहे हो, तो वो सब कुछ नहीं करना है आपको। मैं आपको यहाँ पे दिखाती भी जाऊँगी कि कितना कैसा मेरा मुंह का टेस्ट हो रहा था। बहुत ही गंदा टेस्ट हो रहा था। तो वो उसके लिए होता है कि आपका पेट को पूरा क्लीन करने के लिए। तो ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैं पहुंची हॉस्पिटल चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा इन शॉर्ट में वहाँ के रूम वगैरह दिखा देती हूँ कि कैसी है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो वहाँ पे दिखाते हैं, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस, ये है हमारा रूम, प्राइवेट रूम। तो यहाँ ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे एक बेड मेरे लिए दिया गया है जिस पे नितिन लेटे हुए हैं दूसरे पेशेंट बन के। और ये है एक और बेड यहाँ पे साइड में है और एक और नीचे है, तो थर्ड पर्सन भी सो सकता है इसको बिछा के। ये चेयर मिला है बैठने के लिए, रिमोट के लिए देखो तब से पगलाए रहेगा क्या, पूछती हूँ रिमोट को एक मिनट। और ये है अगर जैसे गायनिक वाला हॉस्पिटल ये है, तो यहाँ पे किसी का बेबी वगैरह होता है तो उसके लिए झूला है। ये है यहाँ का वार्डरोब बना रखा है, तो इसमें सामान रखने के लिए।
ये सब सामान रखने के लिए है। जिसमें क्या दिखाऊँ, यहाँ पे केटल है, बाकी ग्लास और कप है, नीचे फ्रीज़र है, फ्रीज़र और फ्रिज जो भी इसमें है। और ये बाथरूम यहाँ का है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है यहाँ का बाथरूम, जो कि अभी ठीक ठाक ही है, क्योंकि हम जितने बजे आए ना उस टाइम से कुछ ही कुछ रूम मिल सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली ये भी है। तो ये बाथरूम है, ठीक ठाक ही है, कुछ खास ये वाला इतना अच्छा नहीं, वो ठीक है, कौन सा हमें रहना है। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसा है यहाँ का हॉस्पिटल कैसा है यहाँ का हॉस्पिटल का रूम, तो दिखा दिया। और अभी मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगी। अभी तो कुछ भी नहीं पता, अभी तो मज़े कर लेते हैं, जब तक कुछ नहीं स्टार्ट हुआ अभी तो मज़े करने तो पिज़्ज़ा मंगाएंगे, मज़े करने अभी अगर सर्जरी अच्छे से हो जाएगी तब कुछ खाएंगे। थोड़ा सा मन में भी थुकी सी चल रही है। सर्जरी हो जाएगी तो सर्जरी होने वाले दो मतलब कुछ हफ्ते, कुछ महीने, मतलब कुछ दिन तक तो लिक्विड डाइट भी रहते हैं। देखते क्या होगा, मैं आप लोग को पूरा बताऊंगी। रबड़ी फालूदा मंगा ली। ये देखिए ऐशो आराम इस लड़के का, मतलब हॉस्पिटल की पेशेंट मैं हूँ और बेड पे बैठा ये लड़का। व्लॉग कौन बना रहा है? पेशेंट कौन हुआ? हाँ, व्लॉग कौन बना रहा है? तो मैं बना रही हूँ। सही इंसान व्लॉग बनाते हैं, सही इंसान व्लॉग बनाते हैं, पेशेंट नहीं बनाते व्लॉग। तो ये सिर्फ मुझे तब से बोल रहे हैं उठ के जाओ, इसका रिमोट टेक गया, ये कोई बात हुई? जल्दी हम पानी पी सकते? अरे दवाई खा लूँ क्या मैं? खाना खा के तो आई थी, दवाई तो खानी है बीपी की, दवा खा लेती हूँ मैं बीपी की, और बीपी की दवा नहीं मिस कर सकते, तो अभी मैं दवा खा लेती हूँ। और पानी इस बार हम घर से भी लेके आए, क्योंकि मेरे पास 3-4 बोतल ऐसे पड़े हुए थे, अभी फ्रेश थे, तो हमने सोचा कि पानी जब घर पे पड़ा हुआ तो ले चलते हैं, और पहले दवा खाते हैं, उसके बाद देखते हैं। कभी कुछ तो कोई तो आ नहीं रहा है देखने, मतलब क्या करें क्या नहीं करें। तो इस वीडियो में बात करते करते अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं है। तो चलिए मैं दवा खा के आप लोग से मिलते हैं। टीवी भी मैंने चलवा लिया है, चेहरे को देखो चमक, इस पे मैच नहीं देख सकते भाई। तो इतना चल गई है वो, ये है टीवी मेरा, सब कुछ है इस पे। ये मैंने बोला है इसलिए चल गया। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, कल से हैंडीकैप्ड हो जाऊंगी, कल से हैंडीकैप। कौन? मैं कुछ यूज़ ही नहीं कर। इतना शुरू करेगा तो ये बैड मैनर। तो हमने यहाँ पे मंगा लिया है जूस, जो कि मुझे परमिशन मिल गई जूस पीने की, जो कि बहुत ही वाहियात लगता है। हमने फ्रूटी मांगी थी, रियल जूस पकड़ा गया। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 टैबलेट मैंने मुंह में रखा हुआ है, तो ये टैबलेट मुझे दिया गया था ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले खाने के लिए। हमारी सर्जरी का प्रोसीजर नेक्स्ट मॉर्निंग था। नेक्स्ट मॉर्निंग में सर को आना था, जो हमारे सर्जन थे उनको आना था, उनका नाम शंकर करके कुछ था ऐसे ही, हाँ फुल नेम मुझे नहीं पता याद आ रहा अभी। तो उनका नाम शंकर था, और वो मॉर्निंग में आने वाले थे, बट वो मॉर्निंग में नहीं आए थे 7 बजे। तो डॉक्टर ने परमिशन दे दिया था कि आप थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हो, बिस्किट वगैरह ले सकते हो, लेकिन जो भी मतलब वो पानी वगैरह पिया था वो दोबारा से मैंने नहीं पिया। मैंने सीधे बोल दिया था कि वो वाला ड्रिंक मुझे मत देना पीने के लिए, बहुत ही गंदा, बहुत ही वाहियात टेस्ट है उसका। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप बिस्किट थोड़ा बहुत ले सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का 1-2 बिस्किट ले लो और चाय के साथ पी लो या जूस पी सकते हो। तो मतलब इतनी परमिशन, मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी मेरी। तो उन्होंने ये चीज़ परमिशन मुझे दे दिया था। उसके बाद से सुबह का टाइम निकल गया, दोपहर का टाइम निकल गया, शाम के 5 बज गए। शाम के 5 बजे डॉक्टर आए। फिर मेरी सर्जरी का प्रोसीजर जो स्टार्ट होना था उसमें सबसे पहले जब मैं गई थी उसके नेक्स्ट नहीं, हाँ, सो जब मेरा प्रोसीजर 5 बजे डॉक्टर आया तो फटाफट इन लोगों ने जल्दीबाजी मचानी शुरू कर दी, जो सिस्टर वहाँ पे थी। तो उन्होंने जल्दीबाजी मचानी शुरू कर दी। मैंने बोला कि भाई मैंने बोला कि यार आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करें, मेरा शरीर ही कहीं भी इधर उधर लगा दोगे, जिससे क्या होता है कैनोला जो होता है ना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कितनी भी कैसे भी इंजेक्शन्स लगा लो, बट कैनोला जिससे लगता है कि बहुत बड़ा मेरे लिए सज़ा है, तो कैनोला मुझे बिल्कुल भी लगवाना पसंद नहीं है।
लेकिन लगवाना पड़ता है ये सब चीज़ों में। तो जो कैनुला लगाने के लिए एक लोग आए, तो उन्होंने पूरा मेरी हथेली जो ये होता है ना एरिया, पूरा एकदम फुला दिया था, पूरा एकदम स्वेलिंग करके इतना मोटा फुल गया था। फिर मैंने बोला कि किसी और को बुलाओ, क्योंकि मेरा हाथ सूज गया है, अब मैं इसमें लगाऊंगी। बीच बीच में थोड़ी पेट पूजा हो जाए। तो इसके बाद जो स्टेप थे वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो 5 बजे डॉक्टर आए, उसके बाद मेरे हाथों में फटाफट इन्होंने कैनुला लगाया, और उसके बाद से यूरिन पास करने के लिए कैथेटर वगैरह जो भी होता है वो सब कुछ लगाया। और मतलब वो थोड़ा सा मुझे मतलब होता है डिसकम्फर्टेबल फील होता है, जब अगर कोई ऐसे फर्स्ट टाइम लगवाता है तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो उसमें ये सारा कुछ हो गया। फटाफट ऐसे जल्दी मचा रहे थे लोग कि भाई मतलब मैं कोई इंसान नहीं, कोई रोबोट हूँ। मैंने तब मुझे बहुत गुस्सा है, मैंने बोला कि आप लोग की गलती है, आप लोग लेट हो, मैं लेट थोड़े ना हूँ, मैं तो सुबह से वेट कर रही हूँ, पर इतनी जल्दी जल्दी मत करो, मुझे पेन हो रहा है इन सब से। तो फिर उसके बाद जब मैं वहाँ ओटी में गई, क्या हो रहा है, ओटी के अंदर जब मैं गई तो ओटी में क्या सीन था कि मुझे मैं यही चीज़ें बोल रही थी, जल्दी से मुझे बेहोश कर दो, जल्दी से मुझे बेहोश कर दो। और डॉक्टर्स ऐसे आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं कि रिलैक्स चिलैक्स मूड में है। पेशेंट की ऐसी तैसी वॉट लगी पड़ी है अंदर से, लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसे खड़े थे रिलैक्स मोड में, बस अपना बातें किए जा रहे, इधर उधर की बातें। अब मेरे अंदर से ऐसे धुक 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 हो रहा था। लेकिन होता है ना कि आप फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा सर्जरी वगैरह कराने जाओ तो थोड़ा तो लगता ही है। तो मैं बार बार उनसे ये बोल रही थी आप मुझे बेहोश कर दीजिए, मुझे बेहोश कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे थोड़े ना बेहोश कर देंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ओटी में मतलब मुझे जो गाउन पहना था उसमें बैक साइड से ओपन ही था, तो उसमें जो बैकबोन होता है आपका, रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, जो आपको डिलीवरी प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी होती है, जो इंजेक्शन एनेस्थीसिया लगता है ना, सेम इंजेक्शंस वही होते हैं। तो वो मैंने सुना था डिलीवरी के टाइम के लिए, लोगों का एक्सपीरियंस सुना था, तो उसमें मुझे पता था कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगते हैं और नीचे का पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो वो जैसे लगा, मैं मुझे मतलब रोना आ रहा था कि पेन होगा पेन होगा, बट वो इतना माइनर से एकदम पतला सा था, जो धागे जैसा इंजेक्शन था, एकदम पतला सा इंजेक्शन था कि लगाने में बिल्कुल पता ही नहीं चला। और कब इंजेक्शन उन्होंने लगाया, जैसे इंजेक्शन लगी पूरी नीचे का हिस्सा एकदम सुन्न हो गया, मतलब ऐसे लगा कि मैं पूरी तरीके से नीचे से पैरालाइज्ड हो गई हूँ। तो मतलब होता है कि आपकी पूरा आधा हिस्सा सुन्न हो जाए तो कैसा फील आता है। अब मुझे और ज़्यादा सफोकेशंस होने लगा कि मैंने बोला कि मैं सर मुझे जल्दी से बेहोश करिए, जल्दी बेहोश करिए। कह रहे 2 मिनट रुको, थोड़ा टाइम लो, थोड़ा टाइम लो। वो मज़े लिए जा रहे हैं और मेरी तो वाट लगी पड़ी थी। फिर उसके बाद से उन्होंने मतलब मैंने उनको बोला कि सर चेक कर लेना मैं पूरी बेहोश हूँ कि नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरा कट करने लगाओ मैं बेहोश ना रहूँ। मतलब इतने क्वेश्चंस मैंने कर दिए ना कि वो भी सोच रहे होंगे कि क्या ही लड़की आई है ये। अब मुझे बार बार पता नहीं क्यों लगता है कि कहीं मैं होश में ना आ जाऊँ, होश में ना आ जाऊँ, होश में ना आ जाऊँ। तो उन्होंने एनेस्थीसिया दिया और उसके बाद से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद से जो भी प्रोसीजर हुआ वो सारा कुछ मुझे नहीं पता है, और मेरे हस्बैंड इतना कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ उन्होंने उनके पास कुछ था ही नहीं, रिकॉर्डिंग कुछ किया ही नहीं था उन्होंने। तो व्लॉगिंग का उनका कुछ अपना नहीं है कि व्लॉगिंग करना है या फिर कुछ क्लिप्स में रिकॉर्ड करके रख लो इसको दे दूंगा, ये सब चीज़ें उनको, उनकी ऐसी वॉट लगी पड़ी थी, बाहर अकेले थे हॉस्पिटल में, ओटी में मैं पड़ी हूँ। और मेरे हस्बैंड को मतलब ब्लड से या हॉस्पिटल से या मतलब इन सब चीज़ों का बहुत ही बड़ा एक वो है, फोबिया कह लो, उस टाइप की चीज़ें हैं उनको। तो वो बहुत पहले डरते थे, बिल्कुल हॉस्पिटल जाते ही उनको बीपी लो होना शुरू हो जाता था। बट उस वक्त तो उनकी हालत वही समझ सकते होंगे कि क्या हालत थी, कि मैं ओटी के अंदर में थी और ये बाहर थे, कोई भी नहीं था घर का। मेरी मम्मी थी बट वो रूम में थी, वहीं पे ही हॉस्पिटल में थी, बट और कोई भी नहीं था। तो उस वक्त इनकी क्या हालत थी, मेरे से ज़्यादा ख़राब इनकी हालत थी, क्योंकि मैं तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उस वक्त। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे बाद में ना माइंड में बहुत सारी चीज़ें चली थी कि उस वक्त हमारे पास कोई भी इंसान नहीं थे, एक भी इंसान नहीं था उस वक्त। नितिन की हालत बहुत वैसी थी कि ये इंसान जिसको ब्लड देख के अजीब सा लगता है, उसको पता है कि उसकी वाइफ ओटी के अंदर है, इतनी बड़ी सर्जरी हो रही है, तो उस पर क्या बीत रही है वो समझ सकते हो कि उस इंसान पे क्या बीत रही थी। फिर भी वो बाहर बैठ के वेट कर रहे थे और 45 मिनट या 1 घंटे तक मेरा सर्जरी हुआ। डॉक्टर आई, इन्होंने बताया कि बॉल के अंदर सारे वो पीसेस दिखाए थे। मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखा भी देती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे मेरा सर्जरी हुआ था। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन लगाने जा रही हूँ।
सो गाइज फाइनली सर्जरी हो गई थी और सारे जितने बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स डॉक्टर ने निकाल दिए। छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स थे जो बहुत ही माइनर थे, तो उनको निकालना मुश्किल था। तो डॉक्टर ने बोला कि जो सबसे छोटे उसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसको छेड़ने का मतलब है आपके कोई भी एक नस कट गई तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। बट टचवुड मेरे वो जो ट्यूब होते हैं वो सारे ट्यूब सही थे, यूट्रस सही था, सब कुछ सही था, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा डर था। तो लकीली वो सब कुछ सही निकला। सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद का थोड़ा क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। सुबह ऑपरेशन के बाद की मेरी पहली चाय है, और भाई साहब बहुत अच्छे से क्लासी तरीके से देते हैं सर। चाय सही दिए लेकिन इतना गर्मा गर्म चाय पैक करके दिया ना। जो पैसा तुम्हारा पोहा पूरा जो पैक पैसा लगता है ना, एटलीस्ट कम से कम वर्थ रहता है इसमें। पोहा पैक है तुम्हारा पूरा। चलो बढ़िया है। ये रख शुगर दीजिएगा। एक चीज़ नहीं दी है इसमें, शुगर कम दी है, 2 लोग के हिसाब से दी है। हाँ तो शुगर पहले से पड़ा होगा ना, एडिशनल देगा वो। पागल हो तुम, नहीं पड़ा होता शुगर, नहीं पड़ा होता। अरे मैंने लिखा था मैंने ठीक, सेलेक्ट हाँ, किया पड़ा था होता है। शुगर फ्री नहीं है वो, तो एडिशनल तुम्हें इसमें दो या उनके कप में दो? छोटा कप है अपन तो। इसी में दो। छोटा कप है तो कप रखे दो, धुले उधर। इसको ऐसे रख दे क्या? और के बाद में काम आ जाएंगे, तुम उसमें दे दे तुम। चाय का डिब्बा आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग इस पर नहीं करी गई है। इसमें तेल और एकदम मिल जाता है। गर्मा गर्म चाय है। अब मैं यहीं से मंगाया करूँगी, क्योंकि इसका चाय का जवाब किसी और जगह नहीं है। और जो हम लोग 2 कप चाय 200 रुपये की 199 में 1 कप चाय है। जिसको 1 कप चाय जो देते हैं ना, उनका यहीं से मंगाया करो। जो इन्होंने लिया है कप, वो दिखाना कप अपना। ये जो कप है ना, इसका 3 गुना ज़्यादा कप रहता है। और ये एडिशनल 2 कप ये लोग देते ही हैं पीने के लिए। जब एक मांगो तो 2 देंगे, 2 बार 3 देंगे। तो फाइनली चाय आ गई है, अब पी के देखेंगे। क्योंकि मेरी चाय रखी है, इस कप में रखा है, हाथ में फिसल के गिर जाए, क्योंकि लेटी हुई हूँ। क्यों भाई, मैं तो पी लूँगी, क्योंकि मैंने उस दिन पिया, बहुत थकान हो रही थी। तो अभी मेरा होलिया देख सकते हैं, कल कैसा मेरा होलिया था। आज चाय थोड़ा ठंडा हो रहा ना, तो मैं लेट नहीं सकती। अभी पिलो से लगाया, फिर भी मैं बैंड नहीं हो सकती, ऐसे लेटी हुई हूँ। तो चाय थोड़ा ठंडा होगा तभी तो पी पाऊँगी। और अब बोल पा रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो एनेस्थीसिया को उसमें थी। चलिए बचा के देते। चावल नहीं है, पराठा उसमें। अरे वो बाद में खा लेगी, कहने का मतलब ये उसमें से खा लेगी। खाना क्या क्या है इसमें? खाना इसमें है। लो पकाओ, एक स्टेज बना दे, ऐसे बनाना मेरे ये। सो गाइज यहाँ पे जो 2-4 क्लिप्स मेरे थे ना, तो ये मैंने अपनी मम्मी से रिकॉर्ड करवाए थे। और इसलिए रिकॉर्ड करवाए थे कि मैंने सोचा था कि जब भी कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हुआ तो फिर मैं आप लोगों से दिखा सकूंगी और बातें कर सकूंगी कि एक्चुअली कैसी सारी चीज़ हुई थी। बट मम्मी से जितना हो पाया था थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, जिसको मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किए थे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला था कि तुम हॉस्पिटल में पड़ी हो और तुम्हें ये सब वीडियोस बनाने की सूझ रही है। तो गाइज़ ऐसा कुछ भी व्लॉग नहीं बना था, आप देख ही सकते हैं मेरे पास कितनी कम क्लिप्स हैं। तो बस 2-4 सेकेंड का वीडियो था, मैंने अपलोड किया था। हाथ बिछा हुआ था और मेरी जगह ये थी, और हम देखिए कैसे लेटे हुए हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ना। इसको थोड़ा सा मतलब मुझे ये बोला गया है कि बैक का मतलब बैक पे सहारा लेके ही आपको बैठना है। तो ऐसे डायरेक्ट अपने बैक पे मतलब बैक पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, जिससे कि स्टिचेस अभी भरे नहीं हैं, जो पक जाएंगे तो वो गल जाएंगे अपने आप। तो इसलिए अभी ऐसे लेटे हुए हैं और देखते हैं अभी हम कब घर जाते हैं। सो गाइस सर्जरी के बाद से मुझे होश काफ़ी टाइम के बाद आया था। सो गाइस फ़ोन आ गया था और उसके बाद से नितिन भी घर से आ गए थे, घर चले गए थे। तो घर से आ गए थे तो फिर वो चाय वगैरह थोड़ा सा उसमें टाइम हमारा निकल गया। फिर शाम को गोलगप्पे बनाने लगी, गोलगप्पे खाए और ये सब करते करते बज गए रात के 8:30। तो मैंने सोचा वीडियो तो पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, तो चलो पहले वीडियो कंप्लीट कर देते हैं और एंड का बता देते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। बट अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो मेरी सर्जरी हो गई कंप्लीट। उसके बाद मुझे होश आने में काफ़ी टाइम लग गया था और मेरा बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल नहीं हो रहा था। और ऑपरेशन के टाइम में मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि मेरा बीपी इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया है। तो जी हाँ, मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद से सर्जरी कंप्लीट हो गई, होश में मैं आ गई। फिर मुझे कुछ भी उतना नहीं हो रहा था। मतलब होता नहीं कि थोड़ा सा अनकॉन्शियस माइंड रहता है, वैसे माइंड था। उसके बाद सुबह जाके थोड़ा अच्छा फील हो रहा था।
तो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, सारी क्लिप्स में दिखा दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा क्लिप है, मेरा खुद का ही बनाया क्लिप है। उस क्लिप को मैंने अपलोड किया था शॉर्ट्स में ऐसे ही, क्योंकि मैंने मतलब नितिन ने कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे, और साथ में मम्मी थी, मेरी मम्मी को इतना थोड़ा नहीं पता है कि वीडियो कैसे बनाने हैं, तो वीडियोस नहीं बनाए थे। बट हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसको ब्लॉगिंग का इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा ये होता है कि कुछ क्लिप्स होने चाहिए, जिससे कि अगर मैं कुछ वीडियो अगर रिकॉर्ड कर रही हूँ, लाइक इन्फॉर्मेशन ही दे रही हूँ, तो हमारे पास क्लिप होनी चाहिए। तो मैंने नितिन को बोला भी था कि थोड़े क्लिप तो तुम्हें रख लेते। तो वो गुस्सा आ रहे थे कि तुम्हारी हालत ऐसी क्रिटिकल हो रखी है और तुम्हें वीडियोस की पड़ी है। मैंने कहा वीडियोस की नहीं पड़ी है, कल को ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं किसी के साथ शेयर करूँगी तो मेरे पास थोड़ी बहुत तो क्लिप होनी चाहिए ना। लाइक अगर मैं किसी को डिटेल में इन्फॉर्मेशन देनी तो मैं कैसे दूंगी, तो इसलिए मैं उनसे मांग रही। सो गाइस, हमारी सर्जरी हो गई कंप्लीट, और 2 दिन के बाद हमारा डिस्चार्ज था। लेकिन जिस दिन सर्जरी हुई थी ना, उसके वजह से 2 दिन तक ड्रिप चढ़ती है, और सर्जरी होने के बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो दोपहर मेरी हाथों में जो कैनुला लगा था पूरा स्वेलिंग भर गया था, मतलब ऐसे एकदम पूरा सूज गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने नर्स को बोला कि मुझे नहीं लगाना कैनुला, तो नर्स ने बोला लगाना तो पड़ेगा ही। बट वो सही बोल रही थी, लगाना तो पड़ेगा ही। पर डॉक्टर आई तो डॉक्टर को मैंने बोला कि मैम कोई और ऑप्शन नहीं है, कैनुला नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे ड्रिप चढ़ती है तो मुझे बहुत पेन होता है। तो डॉक्टर पेशेंट की बात को मान के कि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए विटामिन और बाकी जो भी सप्लीमेंट हैं वो दे देंगे, कोई बात नहीं, तुम कैनुला मत लगाओ। बट वो चीज़ें ना थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मुझे वो कैनुला लगवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि कैनुला लगा रहता, ड्रिप चढ़ती, 2 दिन एटलीस्ट ड्रिप चढ़ती तो मैं बेटर फील करती। बट उसका रिज़ल्ट क्या हुआ था, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार रिज़ल्ट हुआ, मैं बता। सो गाइस, डॉक्टर ने ये बोला कि बिना ड्रिप के आपका काम चल जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा रात का टाइम हो रहा है ना, मुझे थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा, पर मैं सोच रही कि वीडियो कंप्लीट करूँगी। हाँ, तो डॉक्टर ने ये बोला कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये ड्रिप चढ़ाने की, इसके लिए मैं आपको सप्लीमेंट दे दूँगी, विटामिन दे दूँगी, बाकी सही हो जाएगा, रिकवर कर जाओगे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने वहाँ बोला, और डॉक्टर ने भी उस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया, वो भी सबसे बड़ी गलती हो गई। क्योंकि कुछ डॉक्टर स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर पेशेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक पेशेंट को जैसा चाहिए वैसे ही करते हैं। तो वो डॉक्टर पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हैं, पेशेंट की मतलब क्या होता है, पेशेंट कितना कंफर्टेबल फील करता है उस बेसिस पे चलती हैं, कभी डांटती नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी गलती भी थी, और ये था कि फिर लगता है डॉक्टर को उस समय स्ट्रिक्ट होना चाहिए था मेरे साथ में, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट रहती तो शायद मैं ड्रिप चढ़वा लेती, लेकिन मैंने नहीं चढ़वाया, और सब सही जा रहा था, पूरा दिन अच्छे से निकल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये था कि मेरा डिस्चार्ज होना था, तो डिस्चार्ज के लिए सुबह सुबह जब मैं उठी थी, ब्रेकफास्ट और डिनर करने के लिए उठी, तो ये क्या हो रखा है। सो गाइज, सर्जरी के बाद से नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरा मतलब डिस्चार्ज होना था, तो मतलब 2 दिन का था, 2 या 3 दिन का था, तो ड्रिप चढ़ी नहीं थी। तो जैसे मैं उठी, दोपहर का जब लंच आया, मतलब बीच में फ़ोन आ जा रहा था, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हूँ मैं, तो जैसे ही लंच का टाइम हुआ, लंच से पहले की बात है, मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं उठी, और जैसे मैं उठी ना, तो मैं ऐसे लेटी हुई थी। तो होता है ना कि आपका जो बेड होता है, मतलब ऑटो, क्या बोलते हैं उसको, जैसे बेड आपका होता है, तो थोड़ा ऐसे लेटी हुई थी, फिर बेड को ऐसे किया गया। जैसे मैं आई तो मुझे लगा कि मैं उठ जाऊंगी, तो मैंने बोला कि मैं उठ जाती हूँ, मतलब ऐसे खुद बैठ के खा लेती हूँ, क्योंकि कट तो लगा ही था, पेन तो हो रहा था, बट इतना ज़्यादा पेन नहीं था, क्योंकि पेन रिलीवर मेडिसिन मिलते ही रहते हैं, तो ये इतना पेन नहीं था, बट पेन तो होता ही है, कट लगा तो पेन तो होगा ही। फिर जैसे मैं खाने के लिए बैठी ना, मेरा ये जो बैक बोन पूरा होता है ना, ऐसे लगा कि पूरा टूट के गिर जाएगा, इतना गंदा वाला पेन। उसके बाद जब मैंने ऐसे कर लिया, इसके से मैं ऊपर कर ही नहीं पा रही थी, तो मैं पूरा टाइम ऐसे करके चल रही थी, ऐसे ऐसे करती थी तो मुझे रिलैक्स मिलता था। अगर ऐसे ऐसे नॉर्मल हो रही हूँ तो पूरी बैक बोन जितनी है पूरे में ऐसे लग रहा था कि 100 सुइयाँ एक साथ चुभ रही हैं, इतना पेन हो रहा था, मतलब अनबियरेबल पेन, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लाइक मैं वॉशरूम भी, घर भी आई, वहाँ से किसी तरह ऐसे करके मैं आई, मतलब बिल्कुल सर उठा नहीं सकती थी। फिर डॉक्टर को मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ,
तो उन्होंने बोला कि कॉफ़ी का इंटेक बढ़ा लेना और या पानी बहुत ज़्यादा मतलब हाइड्रेटेड रखना बॉडी को। तो मैंने बोला मैं कॉफ़ी नहीं पीती ज़्यादा, क्योंकि कॉफ़ी जब भी पीती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि मतलब पानी बहुत ज़्यादा पीना, नारियल पानी पीना या नॉर्मल पानी भी पीना, बट ज़्यादा पानी का इंटेक रखना, तो इससे जल्दी बेटर हो जाएगा। पर वो जब मैं घर चली आई ना, तो पूरे 1 हफ्ता से ऊपर ही मान लो मैं ऐसे झुक के चलती थी। वॉशरूम भी जा रही हूँ तो अभी तो मैं ऐसे बता नहीं पा रही हूँ, बट ये पूरा हेड डाउन रहता था ऐसे। सो मैं अभी आप लोग बता नहीं पा रही हूँ कि मेरा पूरा हेड डाउन रहता था। डाउन करके ही मैं वॉशरूम जाती थी, वो भी पेट ऐसे पकड़ के, क्योंकि ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा ही कट था। यहाँ पे देख लेना कितना कट था, थोड़ा थोड़ा ही कट था, बट वो मेरे लिए लगता था पूरी अतड़ियाँ मेरी बाहर आ जाएंगी, ऐसा फील हो रहा था। मैं ऐसे पकड़ के कोई मतलब कॉटन के कपड़े से ऐसे पूरे पेट को बांध के ऐसे पकड़ के चल रही थी कि मुझे लग रहा था कि भाई अब क्या ही हो रखा है मेरे साथ। ऐसे करते करते 1 हफ्ता निकल गया। 1 हफ्ते के बाद से क्या हुआ, जो कट लगा हुआ था ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कट, ये कट ऐसा था कि इसमें से पानी भर गया, फफोले जैसा हो गया। अब वो फफोले वाला जो पानी था धीरे धीरे रिसने लगा, तो उसमें से पानी निकल रहा था। तो मुझे लगा ये अचानक से इसमें कैसे ऐसे हो गया। डॉक्टर ने तो बोला हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाएगा, काट टाका जो लगेगा वो जो उसको बस निकाल दिया जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। पूरा पानी भर गया। अब वो पानी लीक होके पूरा जहाँ सोई थी मैं गद्दे पे, वो पूरा गीला हो गया था। मैं कि इतनी सी जगह से इतना सारा पानी कैसे लीक हो गया। और मुझे ना वो होने लगा था, फीवर जैसा होने लगा था, बॉडी एक हो रही थी, फीवर होने लगा था। फिर मैं डॉक्टर के पास जब फॉलोअप के लिए गई तो डॉक्टर को मैंने बोला कि ऐसे से हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि शायद इन्फेक्शन हो गया है। तो उन्होंने फिर से मुझे वो सारी दवाइयाँ दी जो हाई डोज की दवाइयाँ स्टार्टिंग में उन्होंने दिया था, मतलब इन्फेक्शन से बचने के लिए पेन किलर, ये सब चीज़ें एंटीबायोटिक का जो होता है, वो इतनी तगड़ी दवाई होती है ना कि बिल्कुल भी खाने को मन नहीं होता है। और ऊपर से जब ऑपरेशन वगैरह हुआ रहता है तो बॉडी, मुंह का टेस्ट ऐसा गंदा हुआ रहता है कि आपको ये सब चीज़ खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इतनी हाई डोज की दवाई, ऐसे लग रहा था पूरी बॉडी मेरी सूख जाएगी, ऐसा फील हो रहा था। फिर कभी कभी लगता था कि मैंने क्या ही करा लिया। सो गाइज मेरे से बोला नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है मुझे। सो डॉक्टर ने ये बोला था कि आप हफ्ते 10 दिन में मतलब आपके टाँके सूख जाएंगे और रिकवर कर जाओगे। तो उन्होंने ऑइंटमेंट दिया हुआ था लगाने के लिए, मैं लगाती थी। लेकिन जो नेवल के पास में कट लगा था वो तो ठीक हो गया था, क्योंकि वो स्ट्रेट ऐसे कट था। हाँ, वो वाला कट ठीक हो गया। बट जो दो दो घाव और थे, वो घाव जा ही नहीं रहे थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं ठीक हो रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि इसमें से एकदम पस सा निकल रहा है। फिर धीरे धीरे करते हुए डॉक्टर ने बोला कि मतलब इन्फेक्शन हो गया है, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो जो हफ्ते भर की मेडिसिन थी ना, उन्होंने और हफ्ते भर की मेडिसिन बढ़ा दी। अब हफ्ते भर की एंटीबायोटिक खाई थी, वो इतना गंदा टेस्ट है, मोनोसेफ का पूरा टेस्ट, इतना गंदा टेस्ट होता है ना कि मतलब जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा कितना गंदा टेस्ट होता है। तो वो सब कुछ करना था। उस चक्कर में ना मैं कैल्शियम खा पाती थी, ना मैं आयरन खा पाती थी, क्योंकि ये सब खाने के बाद से मुझे ये आयरन कैल्शियम खाने को बिल्कुल मन ही नहीं होता था, पेन किलर और एंटीबायोटिक खाने के बाद से। फिर मैं बहुत ज़्यादा बहुत वीक हो गई थी। उसी टाइम में होली भी पड़ गई थी, होली भी खेला, मतलब रंग भी खेला। फिर उसके बाद से इन्फेक्शन और बढ़ गया, इन्फेक्शन बढ़ गया, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने ड्रेसिंग करानी शुरू करी। तो जब मेरी सर्जरी हुई थी तो उस वक्त बेहोशी की हालत में सब कुछ हुआ था ना, स्टिचेस वगैरह लगे थे। फिर जब ड्रेसिंग होनी शुरू हुई तो ड्रेसिंग के टाइम में क्या हुआ कि जो सर ड्रेसिंग कर रहे थे वो मेरे होश में ही पूरा एकदम मतलब उस पॉइंट को ना पूरा चीर के एकदम गंदगी उसका निकाल के कुरेद कुरेद के निकाल, मतलब ऐसे लगता था मेरी मौत आ जाएगी, मतलब इतना पेन हो रहा था उसके अंदर। और वहाँ से वो कुरेद कुरेद के निकाल रहे थे ऐसे। और सोचो होश में इंसान है, कुरेदेगा और घाव में दर्द ऑलरेडी है तो क्या फील होगा। मैं रो रो देती थी, मतलब ओटी के अंदर, क्योंकि और कोई जगह होती नहीं है वहाँ पे, ओटी ही रहता है, तो वहीं पे ड्रेसिंग करते थे। मैं रो देती थी, इतनी गंदी वाली मतलब पेन होती थी उसमें। फिर ये चीज़ ना वो कम से कम 1.5-2 महीना, 2-2.5 महीना करीब आराम से मान लो। और मेरा फरवरी में हुआ था, मार्च
मिड अप्रैल तक मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटती रही। एवरी सेकेंड डे, थर्ड डे मैं जाती थी ड्रेसिंग के लिए। ड्रेसिंग होती थी, घर पे आती थी, अगले दिन 2 दिन के बाद से फिर वेट करती थी, मतलब 2 दिन के बाद जाना होता था तो जाती थी, फिर वहाँ पर ड्रेसिंग चेंज होती थी। पेन अलग होता था, जाने आने का टेंशन अलग रहती थी। गर्मी का मौसम था, मतलब मार्च अप्रैल को गर्मी तो स्टार्ट हो जाती है। जब मिड अप्रैल आ गया ना, बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई। तो मैंने बोला कि सर मुझे कुछ बता दीजिए जैसे कि मैं खुद ही घर पे कर लूँ। तो सर ने सिखा दिया था कैसे कैसे करना है। तो वो बस ये चीज़ क्लियर, उन्होंने एक चीज़ नहीं बताई ना कि कोई इन्फेक्शन है तो कोई जांच करा लो या कुछ और हो जाए। वो बार बार मुझे ये बोलते थे कि कहीं तुम्हें शुगर तो नहीं है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं हो, वो तो नहीं है, कई लोग की बॉडी ऐसी होती, हील नहीं होती, जबकि एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा शुगर हमेशा कम, मेरे पास शुगर के इतने टेस्ट है ना, इतने टेस्ट रिपोर्ट है, 2 साल में कम से कम 10 बार 8-10 तो आराम से रिपोर्ट मेरे पास पड़े होंगे। हर 3 महीने पे मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है। इवन अभी भी मेरे 3-4 महीने पुराने रिपोर्ट हैं, सब कुछ नॉर्मल ही रहता। शुगर मेरा कभी भी नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं शुगर खाती हूँ बट इतना नहीं कि बहुत ओवर लिमिट करके खा रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। शुगर की क्रेविंग भी रहती है बट सॉल्ट भी खाती हूँ, तो दोनों एक साथ में रहता है। तो इतना मेरे पास शुगर का वो नहीं है कि शुगर होने के चांसेस। बहुत लोग बोलते थे कि तुम्हें डायबिटीज़ हो सकता है तभी तुम्हारी बॉडी हील नहीं हो रही है, क्योंकि अक्सर होता है ना जिनको शुगर है तो उनकी बॉडी हील नहीं होती है। तो उन्होंने यही बोला कि आपकी बॉडी, कई लोग की बॉडी ऐसी होती है जल्दी हील नहीं होती है। तो मतलब उन्होंने मेरे में ही कमियाँ निकाल दी कि तुम्हारे में कमी है, शायद तुम्हारी बॉडी में कमी है, इस वजह से हील नहीं हो पा रही हो। जबकि रीज़न कुछ और था जो कि मैं बताती जा रही हूँ आप लोग को। एक्चुअली में रीज़न क्या था, और मैं थोड़ी थक गई हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा। आप लोग को भी लग रहा होगा कि नॉन स्टॉप वो बोल रही है तो कैसी इसकी आवाज़ आ रही है। सो क्या हुआ कि और 2.5 महीने मेरी ड्रेसिंग चलती रही। फिर मैंने सोचा कब तक मैं ड्रेसिंग कराती रहूँगी। और डॉक्टर भी ऐसे देखती थी कि भाई ये तो रोज़ ही हर सेकंड डे या थर्ड डे आ रही है, पर उसके डॉक्टर का काम था नहीं और ड्रेसिंग वाले सर का ही काम था। तो ड्रेसिंग कराने के लिए बार बार ड्रेसिंग वाले सर से मिलना पड़ता था। एक तो उतना दूर जाओ, पैसे उतने लगते थे, हर थर्ड डे, गर्मी का मौसम, ऊपर से हस्बैंड का किसी दिन छुट्टी होती थी, किसी दिन नहीं होती थी ऑफिस का। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हेक्टिक हो रही थी। फिर मैंने सर से बोला कि सर आप मुझे बता दीजिए कि कैसे करना है ताकि मैं घर पे ही कर लूँगी। फिर उन्होंने सिखा दिया कि हाँ बीटाडीन से क्लीन करना है, फिर ये बीटाडीन इसमें थोड़ा सा डालना है, फिर उसको रैप करके ऐसे मतलब लगा देना, बैंडेज लगा देना है। फिर मैं वो करती रही। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, उस बीच में घूमने भी गई। मैं गई थी नीम करौली बाबा गई थी उस बीच में। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि सबको ये लगता था कि मैं तो ड्रेसिंग करा रही हूँ, मेरी तो सर्जरी हो रखी है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ पेन हो रही है, फिर मैं घूम रही हूँ। बट ऐसा नहीं है। तो वहाँ भी मैं अपना ड्रेसिंग किट लेके चलती थी, मतलब घूमने भी गई थी ड्रेसिंग किट लेके, क्योंकि मैं कब तक घर में बैठी रहूँ। तो मैं घूमने जहाँ भी जाती थी अपना ड्रेसिंग किट के साथ में जाती थी। अब वो सारी चीज़ तो व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी ना कि अपना पूरा ड्रेसिंग का सामान लेके चल रही हूँ। व्लॉग तो पड़े होंगे बट इतना कुछ नहीं दिखाना था मुझे, क्योंकि उस समय ये टॉपिक मैंने नहीं छेड़ा था इसलिए। तो फिर क्या हुआ, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई में हम गए थे वैष्णो देवी। हाँ, जुलाई में वैष्णो देवी गए थे। तो तब तक ये ड्रेसिंग का माहौल चलता रहा। ड्रेसिंग तो मैंने मई जून के बाद बंद कर दिया था, जून तक बंद कर दिया था। उसके बाद वो रिश्ता रहता था, मैं नहाती थी, मैं कपड़े से पोंछ देती थी, फिर फ्री हो जाती थी, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता ही रहता था। फिर क्या हुआ, वैष्णो देवी गई। वैष्णो देवी में भी पूरी चढ़ाई करी मैंने, पैदल यात्रा पूरी चढ़ाई करी, दर्शन कर लिया। फिर वापस जब मैं आई ना तो थोड़ा घाव में से ज़्यादा पानी निकलने लगा। फिर मुझे लगा ना कि किसी और डॉक्टर को मुझे दिखाना चाहिए जो स्किन स्पेशलिस्ट हो। तो यहाँ पे जनकपुरी में एक डॉक्टर थे, तो उनको मैं दिखाने गई। उन्होंने बोला कि आपका ये शायद आपको टीबी हो सकता है। मेरा तो उस दिन ऐसे लगा भाई चक्कर आ जाएगा, कि उन्होंने बोला टीबी हो सकता है। मैंने कहा सर मेरे पूरे ख़ानदान में किसी को टीबी नहीं है, मुझे कैसे टीबी हो जाएगा? दूर दूर तक टीबी के नामो निशान नहीं है, मुझे टीबी कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला अरे नहीं, वो टीबी की बात नहीं कर रहा जो आप समझ रहे हो। कई बार क्या होता है, जो घाव होते हैं ना, घाव ठीक नहीं होते हैं तो वो धीरे धीरे जख्म, गांठ जो होता है आपका, वो टीबी का रूप ले लेता है।
तो होते हैं बहुत लोग के ऐसे घाव वाले टीवी होते हैं, तो भी मतलब टीवी का नाम से थोड़ा सा लगता है ना अजीब सा कि भाई टीवी टीवी। तो मैंने कहा अब तो सॉल्यूशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से एक टिश्यू लेंगे और फिर उसका मतलब बायोप्सी कराएंगे, लैब में भेजेंगे, टीवी की पहले जांच होगी, गांठ वाली टीवी जो घाव वाली टीवी होती है उनकी जांच होगी, उसके बाद बायोप्सी कर लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि मुझे एनी हाउ ठीक करना था अपने घाव को, क्योंकि कब तक वो चीज़ें चलती रहती थी। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैंने वो चीज़ कराए थे। हाँ, तो सितंबर टीवी का जो रिपोर्ट के लिए 2-3 दिन का वेट करना था, वो रिपोर्ट तो आ गई थी, बट वो 2 रात में बिल्कुल भी नहीं सोई थी। ऐसे लग रहा था कि मेरा कोई मतलब बहुत मेजर टेस्ट हुआ है। मतलब मुझे 2 रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। मतलब मैं वेट करती थी कब मेरा रिपोर्ट आया, कब मेरा रिपोर्ट आया, क्योंकि मैं टीवी के नाम से मुझे लगता है कि भाई टीवी बहुत बड़ी कोई बीमारी जैसा है, वैसा फील होता था। तो वो रिपोर्ट के चक्कर में मैं 2 रात सोई नहीं थी। बायोप्सी कैसे हुई थी वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। तो बायोप्सी के लिए क्या हुआ था, एक छोटा सा प्रोसीजर था। उन्होंने बोला सर्जिकल प्रोसीजर है। मैंने कहा कर लो भैया, आप भी कर लो, मेरे शरीर को चीर फाड़ के एकदम ख़त्म कर दो। मेरे पेट पे एक भी कट के पहले निशान नहीं थे, अब इतने निशान है ना, 4-5 तो निशान दिखते ही दिखते हैं आपको। और वो घाव इतनी गहरी हो गई थी ना, उस पॉइंट पे इतनी गहरी हो गई है कि इतना गंदा लगता है वो। अभी तो बेटर हो गया है, लेकिन उस टाइम इतना गंदा लगता था। तो फिर क्या हुआ कि बायोप्सी कराने के लिए सबसे पहले वो मुझे एक, जहाँ पे सर्जरी वगैरह मतलब माइनर सर्जरी होती है, जैसे सिंपल कटिंग वटिंग जहाँ पे हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला जाने के लिए। फिर वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उनके जो असिस्टेंट लोग होते हैं, नर्स बॉय जो भी बोल लो आपको, तो वो आए। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया कि उस एरिया को सुन्न करने के लिए। एक इंजेक्शन में कुछ काम नहीं हुआ, और उसके बाद मुझे ना वो सुई से चुभ हो के देख रहे थे कि मुझे पेन हो रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं, तो मुझे पता चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं सर मुझे पता चल रहा है, और उस चक्कर में इतना सारा मेरा ब्लड के ड्रॉप्स निकाल दिए ना, पूछो मत, इतनी जगह छेद कर दिया उन्होंने देखने के चक्कर में। फिर उसके बाद उन्होंने एक और इंजेक्शन लगाया वहाँ पे। तो 2 इंजेक्शन के बाद जाके वो एरिया सुन्न हुआ। सुन्न होने के बाद से उन्होंने बोला कि आप अपना फेस उधर कर लेना, देखना नहीं। बट जब मैंने ऐसे किया ना, तो साइड में जो होता है ना कि विंडो के उस पर ग्लास लगे रहते हैं, तो उसमें ग्लास लगा हुआ था, तो उसमें मुझे दिख रहा था। और ऐसा कीमा जैसे बनता ना, कीमा जैसा पूरा शरीर का लोथड़ा निकल रहा था। तो एक कोई ऐसा चीज़ होता है ना स्टील का, रोल जैसा कुछ था, तो उन्होंने उस घाव वाले एरिया में पूरा एकदम डीप में डाल के ऐसे पूरा निचोड़ निचोड़ के इतना सारा कम से कम उसमें से मांस निकाला था। जो मतलब घाव का जो जितना भी घाव का एरिया का हिस्सा था ना सारा कुछ निकाल दिया था, और उसी में से टिश्यू लेके वो उन्होंने बायोप्सी के लिए भेजा था। पर जब निकाल रहे थे तो मुझे दिख गया था। होश में तो थी ही ना, उसमें तो कोई बेहोशी तो होती नहीं है, उसमें बस आपको उस एरिया को सुनने के आता है। तो पेन कुछ नहीं होता है, बट जब वो निकालते हैं ना तो थोड़ा सा आपको लगता है कि आपको पूरे शरीर को कोई ऐसे निचोड़ रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इतना मांस उसमें से निकला था, मतलब गंदा वाला जो भी होता है ना, कि जितना भी इन्फेक्टेड मांस था वो सब निकाल लिया था उन्होंने वहाँ से। और वो इतना गहरा हो गया था, सोचो इतना गहरा। कटिंग इतनी इतनी मतलब उसकी जो चौड़ाई थी इतनी चौड़ाई थी, और गहराई इतनी गहरी थी अंदर पूरे इतना डीप। उसके बाद उन्होंने क्लीनिंग वगैरह करके ड्रेसिंग किया। ड्रेसिंग करने के बाद से जो क्या बोलते हैं उसको, बैंडेज होती है ना, पट्टियाँ होती हैं, तो पट्टी को अंदर घुसा के उसके अंदर डीप मतलब ऐसे जो रोल बना के उसके अंदर भर दिया था। जो गड्ढा सा बन गया था जहाँ पे कटिंग हुई थी, धीरे धीरे करके डिप करके विटाडिन में से डिप करके उसके अंदर डाल दिया था, और उसके ऊपर बैंडेज लगा दिया था। फिर उन्होंने ये बोला था कि आप कल या परसों मतलब विजिट पे आ जाना, जिससे आपकी ड्रेसिंग कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, मैं वापसी करा लिया मैंने। उस वक्त मेरा कज़िन आया हुआ था, और मैं घर आई तो मैंने क्या किया, चाय वाय बनाने लगी। मतलब मुझे आराम मिल रहा था, क्योंकि मैं तो पेन किलर खाई हुई थी, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि इसका रिजल्ट कैसा क्या होगा। तो मैं तो अच्छी खासी होश में थी, ठीक ठाक मतलब बढ़िया से थी, बिल्कुल उतना पेन वेन नहीं हो रहा था। लग रहा था कुछ कटिंग हुई है और ड्रेसिंग हुआ है, बस काम खत्म। फिर मैंने चाय वाय बनाई, और उस चक्कर में खड़ी रह गई थी। खड़ी रहने की वजह से क्या हुआ था, धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते ना, अभी मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी, देख लेना। पूरा एरिया वहाँ पे ब्लड से निकल के पूरा
मतलब वो हो गया था, गीला हो गया था पट्टियाँ। फिर 9 बजे मैंने कॉल किया वहाँ पे जिन डॉक्टर के यहाँ से मैंने कराया था, उन डॉक्टर के मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि 9 बज रहा है, अगर ड्रेसिंग कराना हो तो आप आ जाओ, वैसे अगर आप लेट जाओगे तो आपको आराम मिल जाएगा, नहीं ब्लीडिंग होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आधा घंटा वेट करके देख लेती हूँ। जब मैं लेट गई ना तो लेटने के बाद से ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो फिर मैं लेट गई और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नहा के मुझे जाना था। तो नहाने गई जब ना, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके अंदर क्या किया गया है। जब मैं नहा रही थी, नहाने के बाद से मैंने सोचा कि निकाल देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला निकाल के आप ऐसे ही आ जाना। अब मुझे थोड़े ना पता था कि निकालने के बाद से जो खून की नदियाँ बहेंगी उसका बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। और मेरे पास ड्रेसिंग किट भी ख़त्म हो गया था, थोड़ा बहुत बचा था। तो और इतना भी नहीं था कि कुछ इतना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी इसमें से। मैं नहा रही थी, नितिन यहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर रहे थे। जैसे ही नहा के उठी तो मैंने धीरे धीरे उसका वो पट्टियाँ खोलनी शुरू करी, और पट्टियाँ चिपकी हुई थी तो हल्का हल्का गुनगुने पानी से हेल्प लेके उसको निकाला। और जैसे उसकी पट्टियाँ निकालनी शुरू करी जो उसमें भरा हुआ था, बाप रे, खून की नदियाँ ऐसे बहनी शुरू हुई ना, पूरा पैर पे ऐसे खून खून से ऐसा भर गया था। मेरा ये है कि मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बिल्कुल भी घबराई नहीं। फिर मैंने नितिन को आवाज़ दिया, तो नितिन जैसे ही आए वो कह रहे कि बाप रे इतना ही सारा खून बह रहा है, एकदम से मुझे मतलब अजीब सा फील हो रहा है। फिर मैं कहा तुम अंदर मत आओ, बस मुझे पट्टियाँ दे दो और बीटाडिन दे दो। तो फिर मैंने पैर को पूरा धोया, क्योंकि यहाँ पे कटिंग है ना यहाँ पे, तो पूरा पैर को धोया। फिर उसका से क्लीन किया, बीटाडिन लगाया, फिर सिंपल बैंडेज लगाया। उसके बाद से इतना हो गया कि मैं जा सकूँ हॉस्पिटल। क्या बताऊँ, थोड़े से पार्ट और बचे हुए हैं, बस बता रही हूँ आप लोगों को। सो हम यहाँ पे थे कि सर ने मतलब जो भी प्रोसीजर था वो प्रोसीजर मैं बता रही थी आप लोगों को। तो जो वहाँ से स्किन डैमेज स्किन थी वो सारा निकाल के उसको उसमें से थोड़े पीसेस लाइक टिश्यू वगैरह जो भी होता है वो निकाल के उन्होंने उसके लिए भेजा था, बायोप्सी के लिए। बायोप्सी की कॉस्ट आई थी आई थिंक 5,000 थी, और उसके बाद से बाकी उनकी फ़ीस थी 1,000 रुपीज़। बस यही सब खर्चे थे। और उसके बाद से रिपोर्ट भी आनी थी, तो 7 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। और क्योंकि मुंबई शायद बायोप्सी की रिपोर्ट सारी मुंबई से ही आती है, तो बट वो 7 दिन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, क्योंकि जिसका रिपोर्ट आना होता है ना तो लगता है कि स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि स्किन का ही पता चलता है। अगर कुछ भी जिस होता है ना कि बायोप्सी हुई तो अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो लाइक स्किन कैंसर या कुछ और चीज़ें होती, तो यही सब पता चलता है, तो इंसान डरा तो रहता ही है। फिर बट वो रिपोर्ट आई उससे पहले ही मेरा ना आधे से ज़्यादा घाव ख़त्म हो गए थे, क्योंकि जो डैमेज वाले स्किन थे ना, वहाँ पे ख़राब स्किन थे, वो सब तो निकल ही गए थे। क्योंकि जब बायोप्सी हुई थी और उन्होंने वो रोल जैसा कुछ था, पाइप जैसा था, उससे कुरेद कुरेद के जितना भी निकाला था, और उसके बाद से और खुद से ही करती थी, क्योंकि नितिन को थोड़ा सा अजीब लगता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इनको इन सब चीज़ों पे फोबिया है, तो उनको वॉमिट होने लगती है, बीपी लो हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं खुद से लेटती थी और उसके बाद से इस घाव में बीटाडिन डालती थी, फिर खुद उसको पैक करती थी, फिर उठती थी, फिर अपना खाना पीना सब कुछ करती थी, सारा कुछ मैनेज करती थी। तो ये सारा कुछ इसी तरीके से चलता रहा 5-6 दिन में। मतलब और उसी टाइम की बात है, उसी जब मेरा ये हुआ था ना बायोप्सी, उसके 1-2 दिन बाद मेरी सासू माँ भी ससुर जी आए थे। तो उस वक्त जैसे मेरे यहाँ मेड थी, बट मेड से हम खाना नहीं बनाते थे, लाइक झाड़ू पोछा बर्तन कराते थे, रोटी वोटी नहीं बनाते थे। तो मैं ड्रेसिंग भी करती थी और उसमें सारा कुछ खाना पीना सब कुछ मैनेज करती थी, रोटी बनाना, सबको देना टाइम पे, और सारी चीज़। मैं तो बैठी भी रहती थी वहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे तक बात करती रहती थी। तो मुझे वो रेस्ट का टाइम नहीं हो पाता था कि मैं रेस्ट करूँ। तो लेकिन उसके बाद भी इतने सारे घर के काम निपटाने के बाद भी क्या हुआ था कि अपने आप 5 से 7 दिन में वो पूरा का पूरा अच्छे से भर गया था, बस इतना टुकड़ा रह गया था साइड का। तो उस मतलब वहाँ पे जिन्होंने ड्रेसिंग किया था उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप अब पट्टी मत लगाना, ऐसे ही ओपन छोड़ दोगे तो वो अच्छे से घाव भर जाएगा। मतलब विद इन 7 डेज 8 डेज के अंदर में पूरे घाव कम्प्लीटली भर गए थे, बराबर हो गए थे, एकदम कुछ भी उसमें नहीं बचा था। जो काम 8 महीना से पेंडिंग था, 8 महीने से घाव भर ही नहीं रहे थे, वो घाव 8 दिन के अंदर भर गए थे। तो मैंने पूछा कि मेरा तो कोई इलाज भी नहीं हुआ, सिंपल एक बायोप्सी का रिपोर्ट के लिए मैंने यहाँ से टेस्टिंग कराई और कोई भी अलग से दवाई नहीं खाई, कुछ भी नहीं किया, तो ये अपने आप ठीक कैसे हो गया?
तो उन्होंने बताया कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब हम बायोप्सी के लिए वहाँ से डेड स्किन्स निकालते हैं तो उस चक्कर में जितने भी डेड स्किन होते हैं वो निकल जाते हैं, फिर फ्रेश जो सेल्स बनते हैं ना, तो उससे वो घाव अच्छे से भर जाते हैं। तो मे भी इस वजह से वो घाव भर गया होगा। हो सकता है कोई डेड सेल्स हो वहाँ पे इकट्ठा हो गया हो, वो घाव नहीं भरने दे रहा हो, बैक्टीरिया पैदा कर रहा हो, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट कुछ रीज़न नहीं था, वो सिचुएशन आपके ख़राब होने होते हैं ना, तो भगवान कुछ ना कुछ एक रीज़न दे देता है। वो मेरे साथ हुआ था, कुछ ना कुछ रीज़न आ जा रहे थे, अदरवाइज मेडिकली कोई रीज़न नहीं था, ये ऊपरी सारी रीजंस थे और कुछ नहीं था। फिर मैं घर चली गई धीरे धीरे में, मतलब मैंने बोला था नितिन से कि एक बार मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है कोई नहीं, वहाँ पे चल लेना, पहुँचा दूँगा। तो सितंबर में ही मेरा बर्थडे था, तो मैं गई थी और घर पे गई तो वो तो ठीक हो ही गया था। फिर उसके बाद से इस कहानी का क्लोज़र यहीं भी मिल गया। तो मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए मैंने फाइब्रॉइड की सर्जरी कराई, फिर मैंने क्या क्या स्टेप वाइज कितनी सारी चीज़ें सही ना, 8 महीने में जो रिकवरी 7 से 10 दिन में हो जाती है, 2 महीना में हो जाती है, मेरी कम से कम 8 महीने लग गई थे उस रिकवरी को होने में। तो वो रिकवर होने मुझे 8 महीने लग गए थे। तो ये ऐसी मेरी कुछ फाइब्रॉइड सर्जरी की स्टोरी थी। फाइनली अब आपको समझ में आ गया कि फाइब्रॉइड कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे ख़त्म हुई, कैसे मेरा रिकवर हुई मैं। तो कुछ ऐसी ही मेरी स्टोरी थी और कैसे मैंने रिकवर किया, कैसे मतलब कितने अप्स एंड डाउन्स आए थे इन सब चीज़ों में, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं वो सारा कुछ मैंने बताया कि मैंने कैसे कैसे सहा था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हो और आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी डॉक्टर से आप पूछ सकते हो कि मेरे साथ ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा ना। मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स ही हमारे सर्जरी नहीं करते, कोई बाहर का भी सर्जरी करता है। मतलब बाहर का जो सर्जन होता है वो आके हमारी सर्जरी करते हैं। ऊपर से ड्रेसिंग करने वाला बंदा ड्रेसिंग आपकी कैसे किया है ये भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखना और प्रिकॉशन लेके सारी चीज़ें चलना, क्योंकि उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मेरा इतना लंबा खिंच गया, मतलब 8 महीना लग गया उस चीज़ को रिकवर होने में। सिंपल सा एक छोटा सा 3 माइनर कट था, उसको रिकवर होने में इतने टाइम लग गया। तो सोचो एक डिलीवरी का जो कट होता है उसको रिकवर करने में कितने टाइम लग जाता अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ होती तो बस ऐसा ही कुछ था। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग के साथ शेयर मैंने कर दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। मेरा जो सर्जरी का कॉस्ट पड़ा था, सर्जरी की कॉस्ट पड़ी थी नितिन, सर्जरी का कितना पैसा पड़ा था? टोटल 90 का। 90 था ना? हाँ टोटल 90 का, 75 शायद उसका था और 15 शायद उसका था हिस्टोस्कोपी का। हाँ चल ठीक। सो गाइज मैं आप लोग को इसकी कॉस्ट बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप सर्जरी कराने जाओगे ना, तो जो डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराएगी, ईसीजी, एक्सरे, ये सब जो रिपोर्ट्स होंगे ना, इनके पैसे आपको अलग से चार्ज करने, मतलब अलग से चार्ज होते हैं। तो वो आपका अपने एंड पे रहेगा कि अपने हिसाब से आपको या तो बाहर से टेस्ट करा लो या तो आप वहीं टेस्ट करा लो, तो उसके कॉस्ट अलग होती है, ठीक है। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोले थे 75,000 मतलब लेप्रोस्कोपी का था, बाकी 15,000 समथिंग वो था हिस्ट्रोस्कोपी का। तो टोटल 90,000 का था। और ये मतलब कॉस्ट थी वहाँ की, क्योंकि मैंने जो रूम लिया था प्राइवेट रूम लिया था, सिंगल रूम लिया था, तो उस वजह से थोड़ी कॉस्ट बढ़ गई थी। अदरवाइज़ थोड़ा कम हो जाता अगर मैं शेयरिंग वाला ले लेती या जनरल वार्ड ले लेती तो, बट मुझे लेना नहीं था, मुझे प्राइवेट ही लेना था, तो इस चक्कर में बढ़ गया था। और मैंने नर्सिंग होम से ही कराया था, बड़े हॉस्पिटल में नहीं गई थी, स्टिल मेरे इतनी कॉस्ट आई थी। तो दिल्ली का रेट तो थोड़ा महंगा है ही इस चीज़ में, बट हाँ फैसिलिटीज़ आपको अच्छी खासी मिल जाती हैं अगर दिल्ली में करा रहे हो तो दिल्ली का ये है कि बेस्ट डॉक्टर आपको मिल जाते हैं आराम से, और थोड़े पैसे लगते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट में कोई अच्छा है सोर्स किसी का है तो गवर्नमेंट में भी करा सकते हो, बट अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं जमता है, प्राइवेट का जमता है जैसे कि मेरा है, तो प्राइवेट में करा सकते हो। प्राइवेट में थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मेरा 90,000 पड़ा था, और बाकी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अब ऊपर का मुझे नहीं याद आ रहा है कि ऊपर का एक्स्ट्रा कितना गया था, बट 90,000 मैंने डायरेक्ट पे किया था, तो ये मुझे अच्छे से पता है। बाकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो हो जाता है एक्स्ट्रा, जो मेडिसिन का कुछ और अलग से आया तो वो उसमें क्या होता है। जो आपको 90,000 का था ना, तो उसमें 2.5 से 3 दिन का आपका रूम था,
सर्जरी थी, ये सब चीज़ थी बस। उसके बाद जो मेरी बायोप्सी का जो मेरा हुआ था वो 5000 था, प्लस 1000 रुपीज़ उनका कंसल्टेंसी चार्ज था। तो बस इतनी ही मेरे कॉस्ट थी। बाकी एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह का जो बिल आता है वो तो आता है, वो तो आपको अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। सारी मेडिसिन एकदम महंगी होती है, आयरन हो, कैल्शियम हो, एंटीबायोटिक हो, पेन किलर, सब कुछ महंगा आता है, ये मान के चलना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप 1 लाख का बजट है तो 1 लाख में 20,000 एक्स्ट्रा जोड़ के चलना। हर चीज़ का बजट में थोड़ा सा बढ़ा के चलना, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको आइडिया नहीं लगता है कि कितना मेरा जेब से जाएगा। नितिन के ऑफिस की तरफ से ये फैसिलिटी थी कि मैं एम्स में, अपोलो में, इन सब जगह पे करा सकती हूँ। और पता नहीं क्यों मतलब बड़े हॉस्पिटल का मुझे थोड़ा सा डर रहता है कि ये लोग मेरी बॉडी के ऑर्गन निकाल लेंगे, वो ऑर्गन निकाल लेंगे। मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों डर लगता रहता है, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी वहाँ पे। और फिर हमने ये सोचा कि यहाँ से करा लेते हैं और रिम्बर्स हो जाएगा, बट वो रिम्बर्स नहीं हुआ था। क्या होता है कि जब आपकी कंपनी ये सब रिम्बर्समेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करती है ना, तो उसमें लैप्रोस्कोपी, मायोमेक्टोमी जो होता है इसका रिम्बर्स होता है, बट हिस्ट्रोस्कोपी का नहीं होता है। मेरे केस में क्या हुआ था, जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, उन्होंने डाल दिया था हिस्ट्रोस्कोपी के साथ मैंने लैप्रोस्कोपी कराई, जबकि एक्चुअली मैंने लैप्रोस्कोपी के साथ में हिस्ट्रोस्कोपी कराई थी। तो प्राइमरी में उन्होंने हिस्ट्रोस्कोपी रख दिया और सेकेंडरी में लैप्रोस्कोपी रख दिया, बट ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए थी। और हमने उस वक्त डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया इस बारे में कि डॉक्टर से हम बोलते तो शायद रिपीट में रिपोर्ट बन जाती, बट हमको लगा कि पता नहीं डॉक्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिसेप्शन ने बोला कि अब जो बन गया बिल बन गया, अब दोबारा नहीं बनेगा ये बिल। तो फिर उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं था। फिर ऐसे ही पैसा पूरा रिफंड हुआ नहीं मेरा, हमारी जेब से गया। कैसे कैसे हमने मैनेज किया था वो हमें ही पता है। बस हाँ, किसी से लिया नहीं था, अपने ही उससे किया था हर एक चीज़ को। मतलब होता है कि किसी के सामने हाथ फैलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, अपने ही सारे, क्योंकि मेरे बहुत खर्चे हुए इन 2 सालों में। सर्जरी वर्जरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई ना कि मतलब खर्चे बहुत सारे आए थे, लेकिन करना ही पड़ा था और हो गया था। अभी होता नहीं कि कभी कभी आपके हाथ खाली होते हैं, कभी कभी आपके हाथ भरे होते हैं, पर सिचुएशन कब कैसी होती है पता नहीं होता है। वही हमारे साथ था उस टाइम में कि हमें लगा कि हमारे पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, बट वो पैसे रिफ़ंड नहीं हुए। तो कैसे करके किसी तरीके से मैनेज करना पड़ा। बट सारी चीज़ें होता है, जब बुरा टाइम रहता है ना तो बहुत सारी चीज़ों का समझ हमें आ जाता है। हर एक इंसान की परख हो जाती है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मतलब मेंटली, हर तरीके से कौन आपको कितना सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है हमारे बुरे टाइम में। उस टाइम में सच में बताऊँ ना, मैं आपको ऑन कैमरा बता रही हूँ, उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था। मैंने उस मतलब प्रोसीजर के टाइम एक चीज़ मैंने अच्छे से सीख लिया था ना कि लाइफ में मैंने बहुत लोग का बहुत साथ दिया है, बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया। हर किसी को बता रही हूँ, मतलब प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ कि जिस जिसको ज़रूरत पड़ी है ना, मैं अपने मतलब जितनी मेरी औकात होती है ना, उतनी औकात के हिसाब से मैंने जाके साथ दिया है। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने रियलाइज़ किया कि उस टाइम मेरे पास कोई भी नहीं था। तो मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं ना, मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मी, बस ये 2 इम्पोर्टेंट, जो सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जो होते हैं ना कि मेरी लाइफ लाइन, ये 2 लोग थे। तो यही 2 लोग भी थे उस टाइम में। लेकिन बाकी होता है ना कि आपको समझ आ जाती है कि बुरे टाइम में कौन आपके साथ है, कौन नहीं है। फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपको समझ में आ जाता है कि कौन आपका कितना साथ दे रहा है। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि अब मेरा मतलब सब पर से भरोसा उठ गया है। अब मैं सिर्फ उसी का ही साथ दूंगी जो मेरे लिए खड़ा रहेगा, क्योंकि फ्री की सर्विस मैंने बंद कर दिया बिल्कुल भी। अब मैं बहुत कम लोगों के साथ बातें करती हूँ, बहुत रिजर्व रखती हूँ खुद को, किसी के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या चटर पटर लोगों से क्या ही बातें करना। जब आपके बुरे टाइम में कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता है तो फिर ऐसे लोगों के साथ बातें करके भी क्या फ़ायदा। तो इसलिए क्या होता है, अपनी लाइफ में बिजी रहो और आप हमेशा इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रखो कि कब आपके लाइफ में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको कैसे हैंडल करना है। वो चीज़ें आप हमेशा ये चीज़ श्योर रखो कि आपको अकेले चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि जब आप खुद से मेंटली इस चीज़ को प्रैक्टिकल हो जाते हो ना, तो फिर आपको कोई भी बड़ी सिचुएशन आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती, आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। तो इस चीज़ को मेंटली हमेशा प्रिपेयर करके रखना। सो गाइज, यही वो इंसान है जो इतना हॉस्पिटल मेरे ओटी के सामने मतलब बाहर खड़ा होके इंतज़ार करा, जिसको ब्लड से हर चीज़ से इतनी प्रॉब्लम होती है, कीमा फिर भी दिखाया तो अकेले उसने खड़े होके
1 घंटा इस लड़के ने वेट किया कि कैसे हॉस्पिटल मतलब मैनेज सब कुछ हो रहा है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि कभी भी हर चीज़ के लिए प्रैक्टिकली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। एक सिचुएशन कब आपके सामने कैसी आ जाए, तो अगर आपको ये लगे कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो फिर आपको ना कोई आपके पास खड़ा हो नहीं खड़ा हो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ये सोचोगे कि अरे फलाना को बुला लो, चिल्लाना को बुला लो, ऐसे कर लो, सारी चीज़ हो जाए, तो फिर आपको लगता है कि भाई अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो वो पैनिक इंसान होने लगता है। बट जब जिसकी सिचुएशन ही ऐसी थी, तो वो मैं अगर प्रैक्टिकल होके भी कुछ नहीं हो सकता था। खैर मेरी लाइफ के ये सब चैप्टर क्लोज हो चुके हैं, सारी चीज़ें सही हो गई हैं। तो फाइब्रॉइड का जो भी एक्सपीरियंस था, सर्जरी प्रोसीजर सब कुछ, मतलब प्री पोस्ट सारा कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एक ही वीडियो में। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जिनको भगवान न करे किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो, बट जिसको हो रही है उसको ये वीडियो जो शेयर करिएगा, ताकि वो पहले से अलर्ट रहे कि उसको डॉक्टर से क्या सवाल पूछने, क्या नहीं पूछने हैं, क्या क्या चीज़ें होनी है इसमें, तो सब कुछ के लिए वो मेंटली प्रिपेयर रहे। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मुँह दर्द हो गया बोलते बोलते। इस वीडियो कहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू आया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो मिलते हैं आपसे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।